Hello and welcome to History Through Question. Today's topic is mercantilism. So in this lecture we will try to understand what is mercantilism, what are the factors responsible for the rise of mercantilism, what are its characteristics, and in last its limitations. So before starting this topic, that is the mercantilism, okay, now ये topic और आने वाले अदर टॉपिक दैट इज द ओरिएंटलिज्म्स, यूटिलिटेरियनिज्म्स एंड द इवेंक्युलिज्म्स, ये सारे हमारे सिलेबस के पार्ट हैं सेपरेटली, but these all combined played an important role in the expansion and consolidations of British rule in India. तो हम एक बार ब्रीफ में देख लेते हैं how it played an important role in the expansion and the consolidations of British rule in India. Okay, now जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो स्लोली एंड ग्रेजुअली एक्सपेंड करी विद द हेल्प ऑफ इट्स ट्रेडिंग एक्टिविटीज इन इंडिया, और वो उन्होंने कैसे किया, बाय गेटिंग द परमिशंस जो कि उन्होंने ली थी रूलिंग पावर से. ठीक है, उन्होंने परमिशंस ली जो उस टाइम की रूलिंग पावर्स थी, दैट इज द मुगल्स और लोकल रूलर्स. ओके, सो बाय द टाइम जो मुगल एम्पायर डिक्लाइन हो गया, उसका स्टार्टेड डिक्लाइनिंग हो गया और वो फ्रेगमेंटेड हो गया इनटू द सक्सेसर स्टेट्स. सो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने अपनी डिजाइन्स डेवलप करी टू बिकम अ पॉलिटिकल पावर बाय द मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी. ओके, सो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इन इट्स डिजायर टू बिकम अ पॉलिटिकल पावर, इट रियलाइज दैट, और उसको करने के लिए उनको क्या करना था, टू एलिमिनेट दी अदर यूरोपियन कंपनीज जो कि एग्जिस्ट थी सेम टाइम उनके साथ इंडिया में. ठीक है, फ्रॉम द ट्रेडिंग एक्टिविटी. सो उन्होंने स्टार्ट कर दिया ऑब्टेन करना परमिशन टू बिल्ड फोर्ट्स एंड टू इम्प्रूव इट्स मिलिट्री स्ट्रेंथ, ताकि वो अपनी जो यूरोपियन काउंटर पार्ट्स थे और दो अदर यूरोपियन कंपनीज के थे हरा के अपने आप वो पॉलिटिकल पावर मीन्स गेन कर लें इन इंडिया में. सो आफ्टर मेकिंग, जब उन्होंने थॉरो प्रिपरेशंस कर ली तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक्वायर्ड इट्स फुट होल्ड फर्मली इन दी बंगाल, बिहार एंड ओडिशा बाय द विक्ट्रीज ऑफ द बैटल ऑफ प्लासी एंड द बैटल ऑफ बक्सर. ओके, सो सिंस देन ये जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी है उन्होंने एडॉप्ट करी थी थ्री फोल्ड स्ट्रेटेजी. ओके, अब ये जो स्ट्रेटेजी थी इट इंक्लूड्स, फर्स्ट इज द आइडियोलॉजिकल बेसिस, सेकेंड इज द मिलिटरी एंड थर्ड इज द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन. ओके, ये तीनों एपरेटस उन्होंने यूज किए थे टू एक्सपेंड एंड कंसोलिडेट द ब्रिटिश इंडियन एम्पायर. ओके, सो इन दिस प्रोसेस में वी विटनेस अ ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ द ट्रेडिंग कनेक्शन, जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज थे, इनटू द कॉलोनियल रिलेशंस ऑफ द अनइक्वल नेचर्स. ओके, सो हम एक कॉलोनी बन गए थे और हम कॉलोनिज्म डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी कि कॉलोनिज्म के क्या क्या ट्रेड्स हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. ओके, तो हम कॉलोनियल बन गए थे, हमारा जो रिलेशन था वो कॉलोनियल रिलेशंस हो गया था जो कि ऑब्वियसली अनइक्वल नेचर का था. ठीक है, ब्रिटेन को मीन्स जो भी हमारे मीन्स मास्टर है उसको सारा का सारा प्रॉफिट जाता था और हमें कोई भी मीन्स हमें और हार्म होता था. ओके, सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड हाउ द ब्रिटिश इंडिया कंपनी थी ट्राई टू जस्टिफाई इट्स पॉलिसी. वो कैसे जस्टिफाई किया उन्होंने अपनी पॉलिसी ऑफ एक्वायरिंग द पॉलिटिकल पावर, ओके, थ्रू इट्स आइडियोलॉजिकल बेसिस, दैट इज द मर्केंटिलिज्म. और आने वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे द ओरिएंटलिज्म, यूटिलिटेरियनिज्म and last is the evangelisms. Okay, now जो ब्रिटिश थे उनको बहुत अच्छे से पता था कि वो जो कर रहे हैं इट वॉज बोथ मॉरली एंड एथिकली इनकरेक्ट है, बट स्टिल अपने एक्शन को जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने क्या किया, दे यूज द आइडियोलॉजिकल बेसिस. उन्होंने आइडियोलॉजिकल बेसिस को यूज किया टू ब्रेन वॉश आइडियोलॉजिकल बेसिस टू ब्रेन वॉश द नेटिव्स ऑफ इंडिया, जो इंडिया के नेटिव्स थे, ऑन द अदर हैंड वर्ल्ड को. ओके, और बेसिकली वो दिस आइडियोलॉजिकल बेसिस के हिसाब से ये कहना चाहते थे जो भी उन्होंने किया है व्हाट दे डिड इन इंडिया, वो इट वाज इन द इंटरेस्ट में है ऑफ द प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया. ये इवन इंडिया के लिए ही अच्छा है. ओके, बिकॉज दे वर अंडर द नोशंस दैट इट वाज देयर व्हाइट मैन्स बर्डन, दैट व्हाइट मैन्स बर्डन थ्योरी को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि ये व्हाइट मैन्स का बर्डन है टू सिविलाइज इंडिया को, सिविलाइज करना फ्रॉम द बारबेरियन रूल जो कि वो अभी रह रहा था हमारे आने से पहले, ऑफ द मीन्स हिस्टोरिकल बारबेरियन रूल ऑफ द अर्ली सेंचुरीज ऑफ द इंडियन पॉलिटी एंड द कल्चर. ओके, नाउ ऑन द अदर हैंड जो रोमिला थापर हैं उन्होंने राइटली ऑब्जर्व किया है
दैट जो हिस्टोरिकल राइटिंग्स थी दैट वाज प्रोड्यूस बाय द यूरोपियन स्कॉलर्स, जो यूरोपियन स्कॉलर्स ने प्रोड्यूस करी थी इन द बिगनिंग ऑफ द 18th सेंचुरी, जो जिन्होंने फॉर्मुलेट किया था इन टर्म्स ऑफ आइडियोलॉजिकल एटीट्यूड्स जो कि डोमिनेंट थी इन यूरोप में। और ये जो आइडियोलॉजीज हैं दैट इज द मर्केंटिलिज्म्स, ओरिएंटलिज्म, यूटिलिटेरियनिज्म्स एंड द इवेंकलिज्म्स। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस द मर्केंटिलिज्म्स। ओके, नाउ जो कमर्शियल रेवोल्यूशन था जो कि हुआ था बिटवीन द 1450s टू 1750, उसने एक रेवोल्यूशनरी चेंज लाया था इन द इकोनॉमी में, रेवोल्यूशनरी चेंज इन द इकोनॉमी ऑफ यूरोप। यूरोप की इकोनॉमी में काफ़ी बड़ा चेंज लाए थे। ओके, सो जो मेनी कंट्रीज ऑफ द यूरोप थी वो इनकरेज हो गई थी कि स्टेट के इंटरवेंशन के लिए, दैट इज द इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट काय में इन द कमर्शियल एक्टिविटीज, इन दी कमर्शियल एक्टिविटीज़। और ये वो क्यों चाहते थे कि जो स्टेट है वो इंटरवीन करे कमर्शियल एक्टिविटीज़ में? इट इज़ बिकॉज टू इंक्रीज द नेशनल वेल्थ, टू इंक्रीज द नेशनल वेल्थ एंड अलॉन्ग विद द नेशनल पावर। सो ये जो आइडियोलॉजी थी और ये जो कॉन्सेप्ट था, ये जो थ्योरी थी, दिस गेव बर्थ टू द मर्केंटिलिज्म। ओके, सो विच प्लेड, जिसने एक वाइटल रोल प्ले किया था फॉर द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंट्री, दैट इज अगर हम बात करें टू यूरोप। ओके, सो ये जो मर्केंटिलिज्म है ये इकोनॉमिक थ्योरी है और प्रैक्टिस भी है जो कि डोमिनेंट थी इन द यूरोप में फ्रॉम द 16th टू 18th सेंचुरी, जो प्रमोट करती थी कि गवर्नमेंट रेगुलेशन ऑफ नेशंस इकोनॉमी, और किस पर्पस के लिए? फॉर ऑगमेंटिंग द स्टेट पावर, फॉर ऑगमेंटिंग जो स्टेट की पावर है, स्टेट की पावर है एट द एक्सपेंस ऑफ द राइवल नेशनल पावर्स। ओके, नाउ और ये जो मर्केंटिलिज्म थी इट वॉज द इकोनॉमिक काउंटर पार्ट था ऑफ द पॉलिटिकल एब्सोल्यूटिज्म और द एब्सोल्यूट मोनार्कीज का। ओके, सो जो मर्केंटिलिज्म था इट इंक्लूड्स द नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी जिसका एम था टू एक्यूमुलेट द मॉनेटरी रिजर्व्स, और वो कैसे करेगा? थ्रू अ पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड। कैसे? स्पेशली ऑफ फिनिश्ड गुड्स, स्पेशली ऑफ फिनिश्ड गुड्स, जो भी फिनिश्ड गुड्स हैं वो हम एक्सपोर्ट करें, एट द सेम टाइम जो रॉ मटेरियल्स हैं वो हम इंपोर्ट करें दूसरी कंट्रीज से। ओके, सो मर्केंटिलिज्म मीन्स गवर्नमेंट रेगुलेशंस। सो व्हाट डज मर्केंटिलिज्म मीन्स? मर्केंटिलिज्म मीन्स गवर्नमेंट regulations of economic affairs, especially in the trade or industry में। Okay, now जो Adam Smith, who is the Adam Smith? Adam Smith was known as the father of economics. उन्होंने ये word first use किया था, first used the word mercantilism in his famous book that is the Wealth of Nation. ओके, नाउ जो एक्सपोनेंट्स ऑफ द मर्केंटिलिज्म थे, दैट इज जो मर्केंटिलिज्म जो सपोर्ट करते थे, उनका क्या कहना था? जो मर्केंटिलिज्म सपोर्ट करते थे दे वर अंडर द इम्प्रेशन दैट जो मीन्स इट अपॉइंट दैट जो कॉमर्स है, कॉमर्स ये की है टू द प्रोग्रेस ऑफ द एवरी कंट्री। दैट इज जो एक्सपोनेंट्स ऑफ द मर्केंटिलिज्म थे दे वर अंडर द इम्प्रेशन दैट जो कॉमर्स है ये की टू प्रोग्रेस है, इट्स अ की टू प्रोग्रेस ऑफ एवरी कंट्री, हर कंट्री की एक की टू प्रोग्रेस है। ओके, और ये तभी अचीव की जा सकती है एट द कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ अदर कंट्री। कैन बी अचीव्ड, इट ओनली बी अचीव्ड एट द कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ अदर country, at the cost of interest of
अदर कंट्री, ठीक है। सो जो प्रोपोनेंट्स थे मर्केंटिलिज्म के वो सिंपली कहते थे कॉमर्स एक की टू प्रोग्रेस है एवरी कंट्री के लिए, लेकिन ये तभी अचीव की जा सकती है एट द कॉस्ट ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ अदर कंट्री, जब हम दूसरे कंट्रीज के जो रिसोर्सेज हैं उनका यूज करके अपनी कंट्री के लिए फायदा करें। ओके, सिंपली नाउ इसमें क्या होता था, मर्केंटिलिज्म में हाई टैरिफ होता था स्पेशली ऑन दी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, और ये जो था ये एक यूनिवर्सल फीचर था, इट्स एन यूनिवर्सल फीचर्स ऑफ द मर्केंटिलिज्म पॉलिसी। ओके, नाउ अदर पॉलिसीज दैट वर अंडर द मर्केंटिलिज्म्स आर फॉरबिड करना कॉलोनीज को, फॉरबिडिंग कॉलोनीज टू ट्रेड, वो ट्रेड कर सकें विद द अदर नेशंस के साथ। अगर वो ऐसा करेंगे तो हमें जो भी रॉ मटेरियल्स चाहिए हमारी कंट्री को प्रॉस्पर करने के लिए वो नहीं मिल पाएगा। सेकेंड इज मोनोपोलाइजिंग मार्केट्स, मार्केट्स को मोनोपोलाइज करना, मोनोपोलाइजिंग द मार्केट विद द स्टेपल पोर्ट्स। थर्ड इज द बैनिंग द एक्सपोर्ट ऑफ, एक्सपोर्ट को बैन कर देना ऑफ द गोल्ड एंड सिल्वर इवन फॉर द पेमेंट्स, पेमेंट्स के लिए भी आप उसको गोल्ड एंड सिल्वर को यूज नहीं कर सकते। ओके, फोर्थ इज फॉरबिडिंग ट्रेड, जो कि होता था थ्रू दी फॉरेन शिप्स, अब आप ट्रेड भी नहीं कर सकते फॉरेन शिप्स से। ओके, फिफ्थ इज दी सब्सिडीज ऑन एक्सपोर्ट्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो फिनिश्ड गुड्स हैं वो एक्सपोर्ट्स किए जा सकें। सिक्स्थ इज प्रमोटिंग मैन्युफैक्चरिंग थ्रू द रिसर्च और डायरेक्ट सब्सिडीज, प्रमोटिंग मैन्युफैक्चरिंग कैसे, थ्रू द R&D रिसर्च एंड डायरेक्ट सब्सिडीज देके। लिमिट वेजेस करना कि इतने वेजेस मिलेंगे इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे, सो दैट टू इंक्रीज द प्रॉफिट, लिमिटिंग वेजेस। नेक्स्ट इज द मैक्सिमाइजिंग द यूज ऑफ डोमेस्टिक नेचुरल रिसोर्सेस और द डोमेस्टिक रिसोर्सेस, हमने देखा था एक्सट्रैक्शंस ऑफ द रॉ मटेरियल्स, ठीक है। एथ इज रिस्ट्रिक्ट करना डोमेस्टिक कंजप्शन को, रिस्ट्रिक्ट करना डोमेस्टिक कंजप्शन को थ्रू दी नॉन टैरिफ बैरियर्स टू ट्रेड, बैरियर्स टू ट्रेड। ओके, these are some of the features. Now let's see the causes of the rise of mercantilism. Okay, so what are the factors responsible for the rise of the mercantilisms? Now the first one is the that is the Renaissance. ये जो रेनेसा था वो एक्सेप्ट नहीं करता था रिलीजियस डॉक्ट्रिन्स ऑफ द मिडिवल यूरोप। ओके, सो और इट इवन एक्सप्लेन दैट जो मटेरियलिज्म है, जो मटेरियलिज्म है, इट वॉज वन ऑफ द मीडियम ऑफ ह्यूमन हैप्पीनेस, ह्यूमन हैप्पीनेस का एक वो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है और एक मेन मीन्स मीडियम है टू अटेन द ह्यूमन हैप्पीनेस। सो एवरीबडी ड्रीम टू बी लीड अ हैप्पी एंड प्रॉस्परस लाइफ, दिस गेव बर्थ टू द मर्केंटिलिज्म्स। ये एक थ्योरी जो थी, इट गेव बर्थ टू मर्केंटिलिज्म। थर्ड इज द फॉल ऑफ फ्यूडलिज्म। Now, fall of feudalism was another cause for the rise of mercantilisms. क्यों? बेसिकली जब फॉल ऑफ फ्यूडलिज्म हुआ तो जो एग्रीकल्चर जो था, जो कि फ्यूडलिज्म में बहुत ही प्रॉस्पेरस था, इट डूम्ड देयर फेट, अब वो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो गया। दिस एनकरेज जो एग्रीकल्चर्स थे, वो जो प्राइमरी इंडस्ट्रीज थी, दैट इज द एग्रीकल्चर, टू मूव टू द सेकेंडरी सेक्टर, दैट इज टू मूव टूवर्ड द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। अब वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की तरफ उन्होंने मूव किया। सो जो टाउन्स थे और जो गिल्ड्स थे, दैट इज दी बैंकिंग मीन्स फैसिलिटीज जो प्रमोट करते थे, वो चाहते थे कि इंक्रीज हो ऑफ दीज इंडस्ट्रीज का, जो स्मॉल एंड स्केल इंडस्ट्रीज जो उन्होंने स्टैब्लिश करी हैं। सो दे वांटेड टू एक्सपोर्ट, और यही रीजन था, वो एक्सपोर्ट करते थे जो भी सरप्लस प्रोडक्शन होता था, सरप्लस ऑफ दीज प्रोडक्शंस, और दिस लीड टू द राइज ऑफ मर्केंटिलिज्म। थर्ड इज जो रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट था, दैट इज द रिफॉर्मेशन मूवमेंट।
सो ये जो मूवमेंट था इट एनकरेज द मर्चेंट्स, और जो रिजल्ट था ऑफ द रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट वाज दैट इट वाज कैरीड ऑन बाय द मार्टिन ल्यूथर इन जर्मनी। ठीक है, सो इसका जो रिजल्ट था इट वाज कैरीड बाय द मार्टिन ल्यूथर in Germany and Henry VIII in England but for writing। ओके, सो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कंडेम कर दिया था कि अननेसेसरी इंटरवेंशंस, इन बोथ ने जो अननेसेसरी इंटरवेंशंस थे ऑफ द पोप उसको क्या कर दिया था, लिमिट कर दिया था, कंडेम कर दिया था ऑफ द पोप इन द पॉलिटिकल एंड द इकोनॉमिक अफेयर्स में, कि जो पोप हैं वो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अफेयर्स में इंटरफेरेंस ना करें। उनका जो मीन्स जो उनका जो डिपार्टमेंट है दैट इज द रिलीजन, वो रिलीजन तक ही सीमित रहे और पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक अफेयर्स में इंटरफेयर ना करें। ओके, यही सही रहेगा। इट वॉज इन विद द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, यही स्टेट के इंटरेस्ट में रहेगा। नेक्स्ट इज द guilds and the banking system, that is the emergence of guilds and the banking system। so ये जो जब guilds और banking system emerged हुए, it gave a great impotence for the growth of mercantilism। okay, now जो guilds थे they acted as a distribution center, वो एक distribution center की तरह वर्क करने लगे और एक्सपोर्ट करने लगे जो surplus to the outside countries। सो ये जो था इसने इंक्रीज किया इंटरनेशनल ट्रेड विच वॉज वेल रेगुलेटेड, जो कि वेल रेगुलेटेड था बाय द बैंकिंग सिस्टम, मीन्स उसको फाइनेंस प्रॉपर करता था बैंकिंग सिस्टम। सो इट प्लेड एन ऑल्सो इंपॉर्टेंट रोल इन द राइज ऑफ मर्केंटिलिज्म। सो नेक्स्ट इज द जियोग्राफिकल डिस्कवरीज। So geographical discoveries also encourage the mercantilism because जो सी voyages थी, अगर हम देखें कोलंबस की, आइदर वास्को डिगामा, मैगेलन, along with the various others, they all encourage the theory of mercantilism or basically played an important role in the rise of mercantilism। कॉलोनी ढूंढने में, और जब कॉलोनी आ जाएगी तो वो एक कंज्यूमर होगा दी मशीन मेड्स गुड्स और द फिनिश गुड्स का, एट द सेम टाइम दिस ऑल्सो बिकम्स द सेंटर ऑफ द रॉ मटेरियल्स। ओके, द फिफ्थ इज पॉलिटिकल पैट्रोनेज भी also established the mercantilisms on the sound footings because जो kings थे they wanted to reduce the power of local feuds and the barons जो कि dominant थे उस टाइम। ओके, so they encouraged the merchants for the trade। और जो हेनरी थे, अगर हम बात करें the navigator of Portugal and the Henry VIII along with the Queen Elizabeth of England, they both patronize various sailors। okay, so ये इनका जो patronage था it established the mercantilisms on the sound footing। now last but not the least the scientific invention जो हुआ था along with the other discoveries it helped a lot in the growth of mercantilisms such as जो telescope है invented by the Galileo, it helped the merchants in their journey। वो merchants को help करता था उनकी journey में। okay, next is the mariner's compass, वो भी हेल्प करता था मर्चेंट्स को अ लॉट ऑफ टू डिटरमाइन दी डायरेक्शन इनसाइड द डीप सी। जब डीप सी में पता नहीं चलता है कि हम कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं, और ये जो इन्वेंशंस थे इट मेड द मर्चेंट्स कॉन्फिडेंस फॉर द मैरीटाइम ट्रेड बिकॉज जहाँ उनको जाना था वो वहीं जाते थे। बिकॉज अगर प्रॉपर डायरेक्शन आपको पता है तो आपको अपने डायरेक्शन से लॉस नहीं होगे, तो डेफिनेटली वो ऑल इंकरेज करता था, कॉन्फिडेंट करता था फॉर द मैरीटाइम ट्रेड विच गैल्वेनाइज फर्दर द मर्केंटिलिज्म्स। नाउ लेट्स सी सम ऑफ द इंपॉर्टेंट characteristics of the mercantilisms। okay, first is the foreign trade।
ओके एट फर्स्ट जो मर्चेंट्स थे दे पुट एम्फेसिस ऑन द फॉरेन ट्रेड्स बिकॉज दे नो दैट जो गोल्ड एंड सिल्वर्स हैं आर नॉट प्लेंटी अवेलेबल इन दी मैनी कंट्रीज. जो गोल्ड एंड सिल्वर्स हैं वो प्लेंटी में अवेलेबल नहीं है इन दी मैनी कंट्रीज. सो दे वांटेड टू प्रोक्योर गोल्ड एंड सिल्वर्स फ्रॉम दी अदर कंट्रीज बाई सेलिंग देयर ओन प्रोडक्ट्स टू दैम. सो वो अपना प्रोडक्ट्स उनको सेल करके उनसे जो गोल्ड एंड सिल्वर वो लेना चाहते थे. दिस वॉज इन फैक्ट वन ऑफ द ग्रेटर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मर्केंटिलिज्म, दैट इज द फॉरेन ट्रेड. सेकेंड इज एम्फेसिस ऑन मनी. वो एम्फेसाइज करते थे मनी में. ठीक है. सो मनी वॉज अनदर फीचर्स ऑफ द मर्केंटिलिज्म्स. जो मर्केंटिलिज्म थे उन्हें बहुत अच्छे से पता है, दे हैड अंडरस्टूड दैट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड, ट्रेड के डेवलपमेंट के लिए मनी एक प्री रिक्विसाइट कमोडिटी और एक बेसिकली प्री रिक्विसाइट थिंग है. सो दे डिस्कार्टेड द बार्टर सिस्टम्स. ठीक है, यू नो बार्टर सिस्टम्स मीन एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर द अदर गुड्स. जैसे मेरे पास एक एप्पल है और आपके पास बनाना है, मुझे बनाना चाहिए और जो दूसरा बंदा है उसको एप्पल चाहिए, तो इस तरीके से बार्टर ट्रेड होता था. लेकिन ये जो मनी आया मीन्स उनको ग्रेट एम्फेसिस करते थे जो मर्केंटिलिस्ट थे मनी को. सो दे डिस्कार्टेड द बार्टर. सो जो मनी इकोनॉमी इट फर्दर गैल्वेनाइज द मर्केंटिलिज्म्स. थर्ड इज द प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट. प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट. ओके. सो जो मून है अ नोटेबल इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने एडवाइस किया था टू चार्ज इंटरेस्ट, दैट इज टू चार्ज, आप इंटरेस्ट चार्ज करो ऑन द प्रिंसिपल जो भी आपने मनी किसी को लेंड किया है. जैसे ए पर्सन ने बी पर्सन को लेंड किया है तो उसमें उन्होंने कहा था कि आप उस पर इंटरेस्ट चार्ज करो. सो इट इंक्रीज द अमाउंट ऑफ द मनी इनसाइड द कंट्री. जैसे जो ए पर्सन है उसने बी को 50 रुपीज़ लेंड किए और बी को क्या है ओवरऑल जितना भी टाइम पीरियड था लेट्स से 1 ईयर के लिए 5% इंटरेस्ट चार्ज करना था. सो अब क्या हुआ कि ये जो टोटल जो इसकी जो रिटर्न करेगा बी वो 55 हो गया. सो इन दिस वे इट इंक्रीजेज द अमाउंट ऑफ द मनी इनसाइड अ कंट्री. ओके. ऑन द अदर हैंड इट ऑल्सो इंस्पायर अ ट्रेडर टू वर्क हार्डर. अब वो ट्रेडर को भी इंस्पायर करेगा, दैट इज जो बी है यहाँ पे जो ट्रेडर है उसको भी इंस्पायर करेगा कि मुझे और अच्छे से वर्क करना है ताकि मैं जो रीपेमेंट है वो कर पाऊँ. एट द सेम टाइम जो मैंने बोरोड मनी लिया है एट द सेम टाइम्स मैं प्रॉफिट भी मेंटेन कर पाऊँ, तो वो और वर्क हार्ड करेगा. ठीक है. इन कंपेरिजन टू दी नॉर्मल अगर कोई भी इंटरेस्ट उसको चार्ज नहीं करना होता तो सिर्फ और सिर्फ वो उसलिए काम करता कि उसको एक कुछ डिसेंट प्रॉफिट हो जाए. ठीक है. एंड ऑल्सो एनकरेज हिम टू बी रिच. ओके. सो दस जो प्रॉफिट है एंड बेनिफिट बिकेम्स द टू साइड्स ऑफ मर्केंटिलिज्म्स. नाउ नेक्स्ट इज द पॉपुलेशन. ओके. सो जो मर्केंटिलिज्म थे इट पुट एम्फेसिस ऑन द पॉपुलेशंस. ओके. सो बेसिकली जो डिविडेंड थे they had opined that जो रियल पावर ऑफ द कंट्री है दैट इज जो पॉपुलेशन है, दे कंसिडर द पॉपुलेशन एज अ रियल पावर. वो एक रियल पावर है. सो जो प्रेजेंस ऑफ मोर पॉपुलेशन हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री. अगर आपके पास ज़्यादा पॉपुलेशन है वो हेल्प करेगी आपको ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्रीज विच इन टर्न लीड्स टू द मोर प्रोडक्शंस. ठीक है. जब आगे आपके पास जो इंडस्ट्रीज ज़्यादा होंगी तो आप प्रोडक्शन भी मोर करोगे और जब प्रोडक्शन मोर करोगे तो आपके पास सरप्लस होगा और इस सरप्लस को क्या करोगे आप एक्सपोर्ट करोगे और एक्सपोर्ट करके क्या होगा आपका पॉजिटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट होगा. बैलेंस ऑफ पेमेंट होगा तो डेफिनेटली जो आपकी इकोनॉमी जो मीन्स नेशनल इकोनॉमी है वो ग्रो करेगी. एट द सेम टाइम जो नेशनल पावर है वो भी ग्रो करेगी. नेक्स्ट इज द मीडियम ऑफ प्रोडक्शन. ओके. सो जो एक्सपोनेंट्स थे जो मर्केंटिलिज्म के दे पुट एम्फेसिस ऑन दी लैंड एंड लेबर. वो लैंड एंड लेबर पे काफ़ी एम्फेसिस करते थे. सो जो मर्केंटिलिज्म थे दे डिलीवर्ड अ मैसेज दैट अ कंट्री शुड बी इकोनॉमिकली प्रॉस्पेरस होना चाहिए. बाय दिस अ कंट्री शुड बी सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए इन दी प्रोडक्शंस. जो कंट्री है इट मस्ट बी सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए इन दी प्रोडक्शन में, जो ना कि सिर्फ जो डिमांड है ऑफ द कंट्री दैट इज जो नेशनल डिमांड्स है वो पूरा कर पाए, एट द सेम टाइम्स प्रोड्यूस सरप्लस जो कि एक्सपोर्ट करके पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड मेंटेन किया जाए. नेक्स्ट इज द रेगुलेशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स. जो मर्चेंट्स थे ऑफ द यूरोप दे डिवाइज्ड अ मीन्स टू रेगुलेट द वेरियस ट्रेड एंड द कॉमर्स इन अ कंट्री. ओके. सो जो एवरी यूरोपियन कंट्री थी दे फ्रेम्ड लॉस, उन्होंने लॉस बनाए टू रेगुलेट बोथ ट्रेड एंड कॉमर्स.
सो ये जो लॉज थे, बाई दिस लॉज इट वॉज नॉट जस्ट पॉसिबल टू इम्पोर्ट गुड्स फ्रॉम आउटसाइड कंट्रीज, ठीक है, अब ये पॉसिबल नहीं था टू इम्पोर्ट गुड फ्रॉम द आउटसाइड कंट्रीज, दैट इज उन्होंने एक तरीके से इस लॉज के थ्रू इम्पोर्ट्स को बैन कर दिया। अब पॉसिबल नहीं था टू इम्पोर्ट गुड्स फ्रॉम द आउटसाइड कंट्रीज। एट द सेम टाइम दिस हेल्प इन एक्सपोर्टिंग द सरप्लस ऑफ द कंट्री। लेट्स से अगर हम एक मीन्स अब सिचुएशन समझो, जब आपने इंपोर्ट्स बैन कर दी तो आपने कंपटीशन तो खत्म कर दिया, अब कोई भी दूसरा कंपटीशन नहीं है, तो जो हमारी नेटिव पॉपुलेशन है उसकी जो डिमांड है, दैट इज जो कंज्यूमर है, वो वही का गुड्स लेगा, दैट इज जो नेशनल मीन्स जो किस कंट्री में प्रोड्यूस हो रहा है तो वही यूज़ करेगा। एट द सेम टाइम्स हमने देखा था कि वो सब्सिडीज भी प्रोवाइड करते थे अपने एक्सपोर्ट्स पे। ओके, लेट्स से कोई भी चीज़ 10 रुपीज़ की है, ऑन दी अदर हैंड और उसको बनने में 10 रुपीज़ आता है तो 2 सब्सिडीज देते थे ना, जो होम मेड जो प्रोड्यूसर था उसको वो चीज़ 8 रुपये की पड़ती थी और वो मीन्स उसको सब्सिडीज देते थे एक्सपोर्ट करने में, और ये जो है वो आप उसको 8 रुपीज़ में एक्सपोर्ट करो ताकि जो दूसरे में जाए वो और कॉम्पिटिटिव हो जाए और वहाँ के जो नेटिव डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट है वो ना बिक पाए, ऑन दी अदर हैंड जो हमारा जो प्रोडक्ट है वो अच्छे से बिके। ओके, नेक्स्ट इज द एनकरेजमेंट टू कैपिटलिज्म्स। एनकरेजमेंट टू कैपिटलिज्म। ओके, सो ये जो मर्केंटिलिज्म थे दे मीन टू एनकरेज द कैपिटलिज्म्स बिकॉज जो कैपिटलिस्ट थे दे इन्वेस्टेड देयर कैपिटल एंड मेड मर्केंटिलिज्म्स मोर मोबाइल। ओके, और ये डिफिकल्ट हो गया था ऑन द पार्ट ऑफ मर्केंटिलिज्म्स टू थ्राइव विदाउट द कैपिटल। जो मर्केंटिलिज्म है उनके लिए ये काफ़ी डिफिकल्ट था कि सस्टेन कर पाना विदाउट द प्रॉपर कैपिटल। सो दिस हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द ट्रेड एंड कॉमर्स। नेक्स्ट इज द गोल्डन प्रिंसिपल। अब ये गोल्डन प्रिंसिपल क्या है? सो जो गोल्डन प्रिंसिपल ऑफ द मर्केंटिलिज्म्स कंटेन इट्स चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट दोज प्रिंसिपल्स वर सेल्फ, जो प्रिंसिपल्स हैं दैट आर द सेल्फ डिपेंडेंसी, इंडस्ट्री, माइन, कॉमर्स, नेवल पावर, colony, or the unity, etc. These are the some of the golden principles of mercantilisms. Now let's see the criticisms of the mercantilisms. Okay, so first is जो first schools जो completely reject करता है mercantilisms को, these for the physiocrats. Okay, who जिन्होंने अपनी जो theories थी वो develop करी थी फ्रांस में, और ये जो theories थी had several important problems, और जो रिप्लेसमेंट था ऑफ द मर्केंटिलिज्म से नहीं हो पाया था अंटिल जब एडम स्मिथ मीन्स पिक्चर में आए थे, जब उन्होंने पब्लिश की थी दैट इज द वेल्थ ऑफ द नेशंस इन द ईयर 1776 में। ओके, सो जो एडम स्मिथ थे उन्होंने जो अपनी बुक पब्लिश की थी इन 1776 में, दैट इज द वेल्थ ऑफ नेशंस। इस बुक में उन्होंने आउटलाइन करी था कि जो बेसिक्स हैं ऑफ व्हाट इज द टुडे नोन एज द क्लासिकल इकोनॉमिक्स, ठीक है, जिसको हम आज क्लासिकल इकोनॉमिक्स से जानते हैं। ओके, सो जो स्मिथ थे उन्होंने स्पेंड अ कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ देयर बुक और टू रिपीटिंग द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ द मर्केंटिलिज्म्स, और जो एडम स्मिथ थे अलॉन्ग विद द एडम स्मिथ जो डेविड ह्यूम थे, दे वर कंसिडर द फाउंडिंग फादर्स, उनको फाउंडिंग फादर्स कहा जाता है ऑफ द एंटी mercantilist thought, because जो ह्यूम थे they famously noted the impossibility of mercantilist, that is the goal of a constant positive balance of trade. So as per the ह्यूम, जो कि mercantilisms बार बार emphasize करता था कि हमेशा जो positive balance of payment होना चाहिए और the balance of trade होना चाहिए, वो क्या था उनके लिए? वो इम्पॉसिबिलिटी था कि मर्केंटिलिज्म के लिए हर बार जो कि कांस्टेंट पॉसिबल बैलेंस ऑफ ट्रेड होगी। ओके, तो ये उनका इस तरीके से वो क्रिटिसाइज करते थे। नाउ द इम्पॉर्टेंट प्लेस, जो सेकंड क्रिटिसिज्म था जो मर्केंटिलिज्म था, उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस कर रखा था बुलियन को। ओके, सो वो उनका जो एंटी मर्केंटिलिस्ट थे वो उनका सेंट्रल टारगेट था। ओके, इवन इफ मैनी मर्केंटिलिज्म दे वर अंडर द इम्प्रेशंस दैट, जो एंटी मर्केंटिलिस्ट थे वो कहते थे इवन इफ मैनी मर्केंटिलिस्ट हैज देमसेल्व्स बिगन टू डी एम्फसाइज, अगर वो डी एम्फसाइज करें दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर,
तब भी. Okay, so Adam Smith noted that at the core of mercantilism systems was the popular folly of confusing wealth with the money. वो कंफ्यूज कर रहे हैं wealth with the money से. Okay, so that जो बिलियन है it just the same as the other commodity. वो कुछ और नहीं है, वो सेम है किसी भी अदर कमोडिटीज के. एंड there was no reason to give it the special treatments. और कोई भी रीजन नहीं है तो उसको इस स्पेशल ट्रीटमेंट देने का. नेक्स्ट क्रिटिसिज्म है ना, जो मर्केंटिलिज्म का जो रेगुलेशंस था वो स्ट्रिक्टली रिमूव्ड हुआ था ओवर द कोर्स ऑफ द 18th सेंचुरी इन द ब्रिटेन. एंड ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने फुली एम्ब्रेस कर दिया था फ्री ट्रेड. दैट इज जो स्मिथ की, दैट इज द एडम स्मिथ की जो लेसेस फेयर जो इकोनॉमिक्स थी, दैट इज द फ्री ट्रेड. ऑन द कॉन्टिनेंट जो प्रोसेस था वो समवॉट डिफरेंट था, वो एक सा नहीं था. अगर हम फ्रांस में देखें जो इकोनॉमिक कंट्रोल रहा था इट रिमेन्ड इन द हैंड्स ऑफ द रॉयल फैमिली के कंट्रोल में रहा था इकोनॉमिक कंट्रोल. और वहाँ पे उन्होंने मर्केंटिलिज्म को कंटिन्यू रखा था अंटिल द फ्रेंच रेवोल्यूशन. अब फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ था? इफ़ यू नो द एग्जैक्ट डेट और ईयर प्लीज राइट ऑन इन द कमेंट सेक्शन बिलो. ओके, अगर हम जर्मन में देखें जो मर्केंटिलिज्म था they remained an important ideology even in the 19th whole of the 19th and in the early of 20th century. और अगर हम इस मॉडर्न इकोनॉमिक थ्योरी को देखें एज पर द मॉडर्न इकोनॉमिक थ्योरी जो ट्रेड है वो कभी भी जीरो सम गेम नहीं हो सकता. ठीक है, जीरो सम गेम नहीं हो सकता ऑफ व्हाट, ऑफ द कट थ्रोट कंपटीशन की. एक आप हर जगह से सबका कंपटीशन खत्म करके सोल मोनोपोलाइज और मोनोपोली बनाए रखो, बिकॉज बोथ साइड्स कैन बेनिफिट होनी चाहिए, अदरवाइज जो ट्रेड है वो पॉसिबल नहीं है. ओके, ना ये जो मर्केंटिलिज्म इन जनरल में हो गया. अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें जो फर्स्ट फेज था ऑफ द ब्रिटिश रूल वॉज टर्म्ड एज एन एक्सप्लॉयटेशंस बाय द मर्चेंट्स इन द फॉर्म ऑफ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मर्केंटिलिज्म. दैट इज जो ब्रिटिश का जो फर्स्ट फेज था वो कैसे टर्म किया गया था? एज एक्सप्लॉयटेशंस ऑफ द मर्चेंट्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ द मर्केंटिलिज्म. और जो मेन ऑब्जेक्टिव था ईस्ट इंडिया कंपनी का वॉज टू बाय एज मच एज इंडियन गुड्स एज पॉसिबल एट द चीपेस्ट पॉसिबल प्राइस. सो जो मर्केंटिलिज्म है इज द इकोनॉमिक डॉक्ट्रिन है इन विच जो गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है ओवर द फॉरेन ट्रेड इज पैरामाउंट इंपॉर्टेंस होता है. और क्यों इंपॉर्टेंस होता है, बेसिकली क्यों कंट्रोल करते हैं वो, टू फॉर इंश्योरिंग द प्रॉस्पेरिटी एंड द मिलिट्री सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट. Okay, now let's see one question related to the mercantilisms. Which among the given statements are correct about the mercantilism? First statement says that Adam Smith is the father of economics. At the first used the word mercantilism in his famous book Laissez-faire. Second is the Adam Smith and the David Hume were the founding fathers of the anti-mercantilist thought. So you have to choose the correct answer. There is one only, two only, both 1 and 2, neither 1 and 2. In order to attempt this question, please pause the video screen and write your answer in the comment section below. So now here जो first statement जो कह रहा है that is the Adam Smith जो कि father हैं of the economics में, उन्होंने first use किया है that is the word जो mercantilism है, first use the word mercantilism in his famous book. फेमस, हाँ डेफिनेटली फेमस बुक में यूज किया, दैट इज द वेल्थ ऑफ द नेशन 1776 एंड नॉट द लेसेस-फेयर. लेसेस-फेयर उनकी थ्योरी थी, दैट इज द फ्री ट्रेड. सो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाती है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग एंड द सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट. सो विद दिस द बी इज द करेक्ट आंसर. सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस. हैव अ गुड डे.